ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टेट बोर्ड का हमारा 15 नंबर का चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो यही टॉपिक है जो हमें आज पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। तो इस टॉपिक में क्या रहेगा बच्चों, देखो अब इस टॉपिक में एटम से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम के जो मॉडल्स है वो डिफाइन किए हैं। जैसे साइंटिस्ट रुदरफोर्ड, आपको पता होगा 9th स्टैंडर्ड में इसका कुछ रेफरेंस आपको हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें डिटेल में देखना है। 9th स्टैंडर्ड में भी आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का टॉपिक था, या फिर उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जरूर होगा। इस टॉपिक में हमें डिटेल में ये कंसेप्ट स्टडी करना है कि एग्जैक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन हुआ, कैसे उसके मतलब सब पार्टिकल्स रहते हैं एटम्स के अंदर, और जो भी उससे रिलेटेड स्टडी रहेगा वो हमें इस टॉपिक में करना है। बाद में हमें बोर्स पोस्टुलेट भी देखना है, और उसके कुछ डेरिवेशंस भी एक दो वो भी देखना है हमें। आफ्टर दैट उसके बाद हमें कुछ डेरिवेशंस भी है बोर्स मॉडल्स पर, बोर्स के पोस्टुलेट्स पर, और लास्ट में कुछ सीरीज है। फिर ये होने के बाद हमारा एटॉमिक पार्ट सब खत्म हो जाता है, और फिर न्यूक्लियस पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस कैसे रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के रिएक्शंस ऑकर हो सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये दोनों भी तरीके के रिएक्शंस हमें देखना है, और उसका कुछ पार्ट, बहुत ज्यादा पार्ट उसका स्किप्ड है। आपको पता होगा 25% रिडक्शन सिलेबस में स्टेट बोर्ड के सिलेबस से वो रिड्यूस कर दिया है पार्ट, लेकिन कुछ कंसेप्ट है उसका जो लगने वाला है। जैसे हाफ लाइफ टाइम का एक डेरिवेशन है, वो भी आपको आने वाला है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन है, वो भी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। और लास्ट में कुछ और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, तो वो भी हमें देखने हैं। तो ऐसा होकर ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। टॉपिक का स्टार्टिंग पार्ट पूरा थ्योरेटिकल है, तो बेटर वे बुक पर ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसा रहेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ कुछ बताया हुआ है। जैसे आपको पता होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सबसे बड़ी और रिमार्केबल थ्योरी जो थी एटम से रिलेटेड, वो साइंटिस्ट डाल्टन ने हमें बताया। Dalton gave his atomic theory in earlier 19th century. According to his theory, matter is made up of indestructible particles. Atoms of the given element are identical. Atoms can be combined with the other atoms to form a new substance. That atoms are indestructible was shown to be wrong by experiment of J.J. Thomson. मतलब साइंटिस्ट डाल्टन का कहना था कि एटम एक ऐसा चीज होता है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब एटम एक ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा जो कभी भी हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर का कोई भी पार्ट हम अलग नहीं कर सकते, ऐसा चीज होता है इनडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन जे थॉमसन साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने हमें प्रूव करके बताया कि एटम कैन बी डिस्ट्रक्ट, मतलब एटम के अंदर के सब पार्टिकल भी बाहर निकल सकते हैं। ऐसा साइंटिस्ट जे थॉमसन ने हमें बताया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में, जो आपको आगे के इसमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको सबसे पहले हाईलाइट करना है बच्चों, और इसको मार्क करके रखना और नोटबुक में लिख कर भी रखना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उसमें जो बताए हुए ये पॉइंट्स हैं, ये अच्छे से नोटबुक में लिख कर रखना। ओके, तो ये रहेगा सबसे पहला बीट जो आपको लिख कर लेना है बच्चों नोटबुक में, इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ स्टेटमेंट्स है जो यहाँ पर दिए हैं, और ये अच्छे से नोटबुक में आपके लिख कर रखना। ओके, मार्क दिस इन योर बुक, एंड आफ्टर दिस लेक्चर राइट इन योर नोटबुक। तो देखो, अब ये था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। इसके बाद देखो बच्चों, अब क्या दिया है, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों। अब तो साइंटिस्ट थॉमसन ने भी मतलब एटॉमिक मॉडल बताया, उसके बाद एटॉमिक मॉडल बताया साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने, जो हम फॉलो करते हैं। उसके बाद उस रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स है, जिसको फिर लेटर ऑन कलेक्ट किया साइंटिस्ट नील बोर ने। ओके, और फिर हमें एटम का एक सही स्ट्रक्चर पता चला, तो वही उन्होंने यहाँ पर बताया। ओके, तो साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस के बारे में इन्वेंट करके बताया। अलग अलग जो साइंटिस्ट है, उनको अलग अलग सब पार्टिकल एटम के डिफाइन करने में उनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे न्यूक्लियस का अगर किसी ने खोज किया है तो वो साइंटिस्ट रुदरफोर्ड है।
साइंटिस्ट रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस के डिस्कवरी का क्रेडिट साइंटिस्ट रुदरफोर्ड को जाता है। उसके बाद साइंटिस्ट जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी साइंटिस्ट जे जे थॉमसन को जाता है। और जेम्स कैडविक जो रहेंगे उन्होंने न्यूट्रॉन को डिराइव किया है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजों को इन्वेंट करके बताया। तो इन सभी के डिस्कवरीज के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद देखो अब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल उन्होंने अच्छे से डिफाइन करके बताया। बाकी कुछ है नहीं इसमें, यहाँ से एक्चुअल थ्योरीज का स्टार्ट होता है, तो वो याद रखना। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मतलब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बता रहे हो। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो पार्ट लिख कर रखना। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एटम इज अ स्फीयर हैविंग अ uniform positive charge in which electrons are embedded. This model is referred to as plum pudding model. तो इसको plum pudding model कहा जाता है। The total positive charge is equal to the total negative charge of electron in an atom, rendering it electrically neutral. Okay, as whole sphere is a positively charged, as whole sphere is a positively charged, uniformly positively charged, the positive charge cannot come out and only the negative charge electron which are small can be emitted. तो बस इतना ही याद रखिएगा बच्चों, ज्यादा कुछ आपको इस मॉडल के बारे में याद नहीं रखना है। तो क्या बोलना है देखो आप साइंटिस्ट थॉमसन का। साइंटिस्ट थॉमसन ने बताया कि एटम एक स्फीयर की तरह होता है, और वो स्फीयर पूरा किससे बना होता है? पॉजिटिव चार्ज से, और उसके अंदर है ना नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। जैसे आपको पता होगा बच्चों, हम एप्पल देखते हैं तो एप्पल के अंदर आपने देखे होंगे उसके जो सीड्स होते हैं वो ऐसे बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं। तो लाइक दैट स्ट्रक्चर हमें बताया है साइंटिस्ट थॉमसन ने एटम का। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन इट। सो दिस बिट इज एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिस्ट थॉमसन इन हिज एटॉमिक मॉडल। तो इतना ही बिट याद रखो बच्चों आप। और एटम होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये भी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में डिफाइन किया गया है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उस स्फीयर पर, उतना ही नेगेटिव चार्ज उस एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, ऐसा उनका कहना था। ओके, फिर आप देखिएगा बच्चों, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का। इन दो साइंटिस्ट ने वो किया है, ग्रीगर एंड मार्चडन एक्सपेरिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने वाले ये साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको डिटेल में स्टडी किया साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने, और फिर कुछ पॉस्टुलेट्स आपने बताए, और उसी के अकॉर्डिंग फिर मतलब हमें एटम का मॉडल पता चला कि एग्जैक्टली कैसा होता है। क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, देखो बच्चों, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया जो कुछ कॉलीमेटर, मतलब इस अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट या फिर उनके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ एनोड्स होते हैं, वो एनोड के जरिए फिर ये लाइट को हम पास कर देते हैं कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पर हम इंपैक्ट कर रहे हैं। और ये कहाँ पर करते हैं? गोल्ड फॉइल पर। ये एक्सपेरिमेंट करते हुए ये गोल्ड फॉइल इतना थीन होता है कि ये डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है। गोल्ड इज अ हाईली डक्टाइल मेटल, तो इस मेटल से हम एक पर्दे जैसा, मतलब एक मेम्ब्रेन जैसा, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जैसा एक स्ट्रक्चर हम गोल्ड का बना सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको इसमें चाहिए होता है, बहुत थिन चाहिए होता है। जब अल्फा पार्टिकल उसके अंदर एंटर करते हैं कंटिन्यूअसली, तो फिर कुछ अल्फा, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल आपने देखे होंगे विदाउट एनी डेविएशन चले जाते हैं। कुछ परसेंट में पार्टिकल जो होते हैं वो थीटा डिग्री से इंक्लाइंड होकर इंपैक्ट करते हैं इस डिटेक्टर पर। ये जो वॉल रहेगा, इस वॉल को एक डिटेक्टर लगाएं जो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है, और फिर कुछ ही होते हैं, मतलब 1000 में एक ही प्रोबेबिलिटी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? रिबाउंड हो जाता है, वापस चला जाता है। तो ऐसा ये पूरा बिट था जो इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व हुआ, और इसी ऑब्जर्वेशन को स्टडी करके, मतलब उन्होंने कुछ परसेंटेज भी दिया है। It was found that most of the alpha particle passed straight through the foil, while few were deflected, scattered through various scattering angle. Typical scattering angle is shown by theta in the figure. Only about 0.14% of the incident alpha particle were scattered through the angles larger than 0.1 degree. 0.1 डिग्री, मतलब मोस्टली 0.1 डिग्री के आसपास ही क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं। मतलब नियर बाय सभी स्ट्रेट ही जाते हैं 99%, लेकिन 0.14% उसमें से क्या हो जाते हैं? रिबाउंड, मतलब
थीटा डिग्री से स्कैटर्ड हो जाते हैं, और उसमें से भी 0.1 डिग्री 0.1 मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगा जो उन्होंने दिया है, 0.14% सिर्फ थीटा डिग्री से स्कैटर हो रहे हैं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहेगा, जैसे 0.01% तक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये दिया है उन्होंने रेशो बच्चों, देखो अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन 8000 वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल लार्जर देन 90 डिग्री एंड फीवर स्टिल वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू द एंगल्स लार्जर एज 180 डिग्री। तो कुछ ही होते हैं 8000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है बच्चों, ग्रेटर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसा ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, और उसी के ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया। और क्या क्या बताया उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में, देखो पॉइंट वाइज लिख लो बच्चों, इन्होंने दिया है लेकिन पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा लिखना कन्वेंशनल नहीं रहेगा। तो रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऐसा हेडिंग दो, ये एक्सपेरिमेंट में कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको डायरेक्टली रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ही आपको डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आएगा। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों 2 मार्क्स के लिए। और क्या रहेगा उस क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो पॉइंट वाइज हमें बताना है, लिखो आप पहला पॉइंट लिखो आप रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में। एटम कंसिस्ट हार्ड कोर, atom consists a hard core called as nucleus. Atom consists a hard core called as nucleus, which contributes 99.9% mass of an atom, which contributes 99.9% मास ऑफ एन एटम। मतलब एटम के अंदर एक हार्ड कोर प्रेजेंट होता है और उसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस का मास अगर काउंट करोगे आप तो वो 99.9% मास होने वाला है, 99.9% मास रहने वाला है किसका, एटम का। एटम का मास अगर 100% है तो उसमें से 99.9% मास किसका होता है बच्चों, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस छोड़कर जो भी एंटिटी बचता है उसका मास बहुत कम होता है, नियर बाय 0.1% रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसा बिट रहेगा बच्चों। ये पहला पॉइंट है जो आपने लिखा होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एटम कंसिस्ट हार्ड कोर कॉल्ड एज न्यूक्लियस विच कंट्रीब्यूट्स 99.9% मास ऑफ एन एटम। ओके, सेकंड पॉइंट लिखिएगा बच्चों अब। इन सेकंड पॉइंट राइट, atom is a whole electrically neutral. Atom is a whole electrically neutral. Atom is a whole electrically neutral. उसी में लिखना है the total positive charge on nucleus. The total positive charge on nucleus. The total positive charge on nucleus is always equal to negatively charged revolving electron. The total positive charge on the nucleus is always equal to negative charge on the revolving electron. तो सेकंड पॉइंट में क्या बताया देखो अब रुदरफोर्ड ने, कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर रहेगा एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज किस पर रहता है, इलेक्ट्रॉन पर रहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब तीसरा पॉइंट लिखो बच्चों, राइट थर्ड पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। Electrons are revolving around the nucleus in a circular orbit. Electrons are revolving around the nucleus in a circular orbit like planets revolving around the sun. Like planets revolving around the sun.
मतलब क्या कहना है उनका, देखो आप, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। आपको पता होगा प्लैनेट के अराउंड, सन के अराउंड प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमारे एटम का भी होता है बच्चों। हमारे एटम में भी सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर है हमारे गैलेक्सी की तरह। मतलब हमारे यूनिवर्स का कितना स्पेशलिटी देखो बच्चों, हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा एंटिटी, मतलब ये यूनिवर्स का जो मॉडल है, वो मॉडल हर एक एटम के अंदर पाया जाता है। ओके, मतलब जो स्ट्रक्चर हमारे पूरे गैलेक्सी का है वही स्ट्रक्चर हर एक एटम के अंदर होता है, और पूरे एटम से ही हमारा पूरा यूनिवर्स बनता है। टाइनीएस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एज एटम, और हर एक एटम के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन, मतलब बता रहा हूं बच्चों, जिनका लिखना रह गया होगा वो लिखेगा। थर्ड पॉइंट ये, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये तीसरा पॉइंट रहेगा बच्चों जो आपको लिखना है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखिएगा बच्चों, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, एटम कंसिस्ट मोस्टली empty spaces, atom consist mostly empty spaces, atom consist mostly empty spaces, आगे लिखना है, the radius of the atom is, the radius of the atom is 1 lakh times, the radius of the atom is 1 lakh times greater as compared to nucleus. The radius of atom is 1 lakh times greater than न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो रेडियस है बच्चों वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर, और हमारे एटम का रेडियस होता है 10⁻10 मीटर। आप बोलोगे कि -10 तो छोटा है और -15 तो बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। नेगेटिव स्केल में जो 0 के करीब होता है वो बड़ा होता है, और जो 0 के दूर होता है वो छोटा होता है। इस वजह से एटम का रेडियस 10⁻10 मीटर रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी मीटर कहते हैं। यहाँ पर दिया भी उन्होंने 1 फेम्टोमीटर या फिर फर्मी मीटर, दोनों भी वर्ड यूज किए तो भी चलता है। तो दोनों के इसमें 10⁵ का डिफरेंस है। 10⁵ मतलब ही 1 लाख। तो एटम हमारा एक बड़ा एंटिटी है, तो उसके 1 लाख टाइम छोटा एंटिटी हमारा न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस और एटम जब एंड होता है तो उसके बीच में ना बच्चों कुछ भी नहीं होता है, मतलब पूरा वैकेंट प्लेसेस होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास और स्ट्रक्चर बहुत नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से एटम के अंदर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। ओके, तो ऐसा ये कहना है। एक बार सभी पॉइंट्स में रिवाइज कर रहा हूं बच्चों, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो उसमें आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट रहेगा, atom consists hard core called as nucleus which contributes 99.9% mass of the atom, ये पहला रहेगा। दूसरा, atom is a whole electrically neutral, so total positive charge on the nucleus is always equal to negative charge on revolving electron। जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा न्यूक्लियस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज किस पर रहता है बच्चों, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स पर। तो ऐसा ये कहना है। सेकंड मतलब ये रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का स्टेटमेंट रहेगा। थर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, और फोर्थ पॉइंट रहेगा, एटम कंसिस्ट मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, radius of the atom is 10⁻⁻10 मीटर and radius of the nucleus is 10⁻⁻15 मीटर। तो इसी वजह से उसके अंदर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। तो ऐसे ये चारों बिट्स हमें बताएं साइंटिस्ट रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। अब डिफिकल्टीज इन रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, तो क्या डिफिकल्टीज है या फिर क्या लिमिटेशंस है वो हमें देखना है। बोर्ड पर देखो बच्चों, आप अभी जो हमें मॉडल बताया है साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने, वो कैसा है देखो। एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है और
न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सपोज मैं अगर हाइड्रोजन का एटम लेता हूं तो ये कुछ एटम ऐसा रहेगा, अंदर इसके न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, आपको पता होगा, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं कलेक्टिवली, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। ओके, तो बताओ बच्चों मुझे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? विच चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहेगा, बोलो बच्चों? नेगेटिव, राइट आंसर है। ओके, राइट आंसर है। सो इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। प्रोटॉन पर बोलो बच्चों कौन सा चार्ज रहेगा? प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव, राइट आंसर है। प्रोटॉन कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर क्या रहेगा बोलो बच्चों? न्यूट्रॉन पर क्या रहेगा? आपने बराबर बताया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रॉन कैसे रहेगा बच्चों? न्यूट्रल रहेगा, या फिर इसको अनचार्ज कह सकते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है बच्चों। तो देखो बच्चों, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता होगा देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों भी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है ना, तो इसको एक अट्रैक्टिव फोर्स है प्रोटॉन ने एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, इस वजह से क्या होना चाहिए बच्चों? देखो, ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं बच्चों हम। कौन सा मोशन रहेगा? सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इसका स्पीड हर पॉइंट पर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने वाला है। हर पॉइंट पर मोशन का डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चों? चेंज होता रहेगा। और मोशन का डायरेक्शन चेंज होने से इसका वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेशन में होता है तो विदाउट फोर्स वो नहीं होता है, उसको जरूर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, या फिर ये जब रिवॉल्व करेगा इस ऑर्बिट में, तो फिर एट दैट टाइम इसने एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में क्यों ना रहे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, और ये एनर्जी क्या होना चाहिए? रेडिएट होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा तब। तो फिर ऐसे अगर ये एनर्जी लिबरेट कर दे अपना, तो फिर धीरे धीरे इसका एनर्जी कम होने से इसने अपना पाथ क्या करना चाहिए बच्चों? धीरे धीरे स्लोली स्लोली कम कम करते करते फिर इसने कहां पर जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आ गया? और एक बार अगर न्यूक्लियस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर एटम कोलैप्स ही हो जाएगा, एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव अगर कंबाइन हो गए तो फिर वो एटम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो एटम स्टेबली एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये बताते वक्त रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है बच्चों। ओके, रुदरफोर्ड ने क्या बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ऐसा हमें साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने बताया। लेकिन ये सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और एक्सेलरेटेड मोशन होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रेडिएट करके स्पाइरली बाउंड होकर न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहिए। और एक बार वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो फिर तो एटम कोलैप्स ही होना चाहिए, फिर एटम तो स्टेबली एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन तभी भी एटम स्टेबली एग्जिस्ट करता है। तो ये बताते हो क्या हो जाता है? रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी फेल हो जाता है। आ गया समझ में? तो ये ड्रॉबैक है बच्चों इसका। और दूसरा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन का जो कंसेप्ट है, जो साइंटिस्ट बाल्मर ने हमें बताया, तो वो एक्सप्लेन करते वक्त भी रुदरफोर्ड थ्योरी फेल हो जाता है। तो दो ड्रॉबैक्स थे बच्चों रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। मॉडल उसने सही तरीके से बताया, अच्छा बताया, सभी बिट्स उसने बताया, लेकिन ये पॉइंट एक्सप्लेन करते वक्त लिमिटेशन हो जाता है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। तो दो लिमिटेशन है बच्चों, ये आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते, मतलब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, आपने जो अभी रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिखा है उसके नीचे लिखिएगा बच्चों limitations of Rutherford's atomic model. Limitations of Rutherford's atomic model. Give the heading in your notebook. Limitations of Rutherford's atomic model. और लिखो इसमें, जैसे मैं कह रहा हूं,
According to Rutherford, electron revolving around the nucleus in a circular orbit. According to Rutherford, electron is revolving around the nucleus in a circular orbit, as circular motion is a accelerated motion, as circular motion is a accelerated motion, so it must have to radiate energy, so it must have to radiate energy, so it must have to radiate energy and gradually decrease its radius, and gradually decrease its radius, and gradually decrease its radius, and spirally wound into the न्यूक्लियस, एंड स्पाइरली मतलब ऐसा स्पाइरल पाथ फॉलो करके उसने कहां पर जाना चाहिए, एंड स्पाइरली वाउंड into the nucleus, and atoms get collapsed, and atom get collapsed, आगे के लाइन में लिखो, so why atom is stable, when electron is revolving, so why atom is stable when electron is revolving around the nucleus in a circular orbit, so why atom is stable when electron is revolving in a circular orbit. This concept is can't explained by Rutherford's atomic model. This concept can't explained by Rutherford's atomic model. This concept is can't explained by Rutherford's atomic model, and also the hydrogen spectral line, and also the hydrogen spectral line is not defined by using Rutherford's atomic model. तो यही दो ड्रॉबैक्स है बच्चों जो मैंने अभी आपको लिख कर दिए हैं। एटम स्टेबल क्यों है जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो ये बताते वक्त, और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन का जो कंसेप्ट है ये बताते वक्त रुदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी फेल हो जाता है। ओके, तो यही दो ड्रॉबैक्स हैं। फिर इसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट नील्स बोर ने कुछ पॉस्टुलेट्स हमें एक्सप्लेन किए बच्चों, जो हम कल के लेक्चर में देखते हैं, अगले लेक्चर में।